स्टूडेंट, मैं सुभाष सारण, बायोलॉजी लेक्चरर, जीत एग्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल अपन ने कुछ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया था कि बायोलॉजी क्या है क्या नहीं, और कुछ ब्रांचेज का भी डिस्कस किया था। कुछ ब्रांचेज बाकी रह गई थी, वो आज अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कल अपन ने लगभग 4-5 ब्रांचेज के बारे में डिस्कस किया था, जो मुख्यतः बायोलॉजी की ब्रांचेज थी। तो आज जो नेक्स्ट ब्रांच आती है, अगली जो ब्रांच आएगी उसका डिस्कस करेंगे आज, जिसमें से एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जिसे हिंदी में जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है बायोटेक्नोलॉजी। ये भी एक बायोलॉजी की ब्रांच है। आज के टाइम में जितना भी मेडिसिन का प्रोडक्शन हो रहा है, वैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है, सारा का सारा इस टेक्निक की वजह से हुआ है। और इसमें बायोटेक्नोलॉजी का मीन्स क्या होता है या जैव प्रौद्योगिकी का मीन्स क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने के लिए अपने को सिर्फ इस नाम से ही पता करना है कि बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है। बायो का मतलब होता है जीव, ये बात अपन पढ़ के आए हैं। बायो का मीन्स क्या होता है? जीव होता है। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है तकनीकी, ठीक है ना। अगर अपन बोल दें कि जीव के अंदर कोई तकनीकी लगा दें तो वो ब्रांच कौन सी बन जाती है? जैव प्रौद्योगिकी या जैव तकनीकी बनती है, ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई टेक्निक लगा दी जाती है तो वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है, ठीक है ना। किसी भी जीव के अंदर तकनीकी लगाते हैं तो उसको जैव तकनीकी या बायोटेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर मोस्टली सूक्ष्म जीवों से, ऐसा बात करेंगे सूक्ष्म जीवों से। किससे? सूक्ष्म जीवों से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाएंगे। क्या करेंगे? सूक्ष्म जीवों से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाना जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। सूक्ष्म जीवों से मानव के लिए उपयोगी जो प्रोडक्शन किया जाता है, जो उपयोगी उत्पाद बनाया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाएगा? जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाएगा। तो ये कौन सी ब्रांचेज है? बायोटेक्नोलॉजी है। और सूक्ष्म जीव के बारे में मैंने बताया था कि उसमें बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया, अगर अपन बात करें वायरस, ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं। और फंजाई या फंगस भी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। अगर इसके द्वारा कोई मानव के लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो वो क्या कहलाएगी? बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगी। इसके अलावा एक ब्रांच और है जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे हिंदी के अंदर आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के नाम से जाना जाएगा। हिंदी के अंदर किसके नाम से जाना जाएगा? आनुवांशिकी अभियांत्रिकी। सेम बायोटेक्नोलॉजी वाली कहानी है। जिस तरह से बायो के अंदर अपन ने टेक्नोलॉजी लगाई थी, उसी तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में जेनेटिक जो मटेरियल होता है या आनुवांशिक पदार्थ होता है, उसके अंदर अपने को इंजीनियरिंग लगानी होती है। क्या लगानी होती है? इंजीनियरिंग। जैसे कोई भी इंजीनियर का काम है, मकान को तोड़ना होता है या गाड़ी को खोलना होता है, गाड़ी के इंजन का मॉडिफिकेशन करना होता है। उसी तरह अगर किसी जेनेटिक पदार्थ में कोई मॉडिफिकेशन कर दिया जाए और उस जेनेटिक पदार्थ के कैरेक्टर को चेंज कर दिया जाए तो उसको अपन किस नाम से जानेंगे? आनुवांशिकी अभियांत्रिकी के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। सॉरी, जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होगा कि किसी जेनेटिक पदार्थ के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जाता है, उसमें छेड़खानी करके उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर अपन डीएनए के अंदर छेड़खानी कर सकते हैं या डीएनए के अंदर कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जीन में परिवर्तन कर सकते हैं, क्रोमोजोम में परिवर्तन कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब है आनुवांशिक पदार्थ के अंदर परिवर्तन करना या आनुवांशिक पदार्थ के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करना। क्या कहलाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगी। और आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए होता है, जीन होता है, क्रोमोजोम होते हैं। आरएनए भी कुछ जगह जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, तो आरएनए भी होता है। तो ये सारे के सारे जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। डीएनए से ही क्रोमोजोम बना है, क्रोमोजोम पे ही जीन उपस्थित होते हैं,
ठीक है ना। तो बायोटेक्नोलॉजी के बाद में अपने पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एक ब्रांच और है जिसे अपन बोल सकते हैं हिस्टोलॉजी। किस नाम से जाना जाएगा? हिस्टोलॉजी के नाम से जाना जाएगा, हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी के अंदर ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है? हिस्टोलॉजी के अंदर किया जाता है। इसे ओतकी के नाम से भी जानते हैं। और हिस्टोलॉजी शब्द सबसे पहले बाइचेट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। बाइचेट नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, याद रखना हिस्टोलॉजी। और ऊतक आपको पता है कि कोशिकाओं का समूह ही ऊतक कहलाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। तो आपको पता है कि मान लो टिश्यू सेल से बना है, ये कोई एक सेल है, ठीक है, ये क्या है? एक सेल है। और इस सेल ने एक ग्रुप बना लिया, डिवाइडेशन करके या विभाजन करके एक ग्रुप बना लिया। और इस ग्रुप को किस नाम से जाना जाएगा? किस नाम से जाना जाएगा? टिश्यू के नाम से जाना जाएगा। इसको टिश्यू के नाम से जाना जाएगा। तो अपन ये इसको सेल नाम दे सकते हैं। और इस सेल ने विभाजन करके एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को किस नाम से जाना जाएगा? टिश्यू के नाम से जाना जाएगा, ठीक है ना। तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा कुछ अन्य ब्रांचेज भी है। अपने बात किया बायोटेक्नोलॉजी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का, एक बायोकेमिस्ट्री भी होता है। एक ब्रांचेज आता है जिसे बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं, जैव रासायनिकी। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इसमें कुछ जैव रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, प्रोटीन, लिपिड, या इसके अंदर अपन अमाइनो एसिड की भी बात कर सकते हैं या अमीनोमल की बात कर सकते हैं। इसका अगर अध्ययन किया जाता है तो वो कौन सी ब्रांच कहलाती है? बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। और भी कुछ ब्रांच आती है जिसका मतलब अपन देख सकते हैं, जैसे निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी, या अपन बोल सकते हैं इस ब्रांच के अंदर सूत्रकर्मियों का अध्ययन किया जाता है। सूत्रकर्मियों का अध्ययन किया जाता है। सूत्रकर्मियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये कौन सी ब्रांच आएगी? निमेटोलॉजी आएगी। इसके अलावा अन्य कुछ एक ब्रांच और है जिसमें अपन लिख सकते हैं जेनेटिक्स, जेनेटिक्स या आनुवांशिकी के नाम से जाना जाता है। आनुवांशिकी के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर अपन मोस्टली आनुवांशिक गुणों व विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे? आनुवांशिक गुण और विभिन्नताओं का अध्ययन करेंगे। किसी जीव के आनुवांशिक गुणों का, उसकी वंशागति का और प्लस में उसकी विभिन्नता का अध्ययन कौन सी ब्रांच में करेंगे? कौन सी ब्रांच में करेंगे? जेनेटिक्स में करेंगे। तो इस प्रकार से बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेज है जिसका अपन ने डिस्कस किया है, जैसे सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इकोलॉजी। ये सारी कुछ ब्रांचेज का अपन ने डिस्कस किया है। और यहाँ अपनी पूरी की पूरी बायोलॉजी की जनरल जो ब्रांचेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं? एक बायोलॉजी का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। पूरी बायोलॉजी को सीखने के लिए अपने को उस टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। अगर कहीं पर भी अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एक पूरी अपने जितने भी सिलेबस में बायोलॉजी है उसके अंदर वो नाम जरूर आएगा पूरी बायोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। जिसे सेल बोलते हैं, तो सेल बायोलॉजी सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे। अपना जो टॉपिक रहेगा सेल बायोलॉजी। तो आज अपन साइटोलॉजी का डिस्कस करेंगे। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, या इसे अपन किस नाम से जानते हैं? कोशिका विज्ञान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाएगा? कोशिका विज्ञान, या अपन इसे सेल बायोलॉजी के नाम से भी जान सकते हैं। सेल बायोलॉजी के नाम से जान सकते हैं, ठीक है ना। आज अपन डिस्कस कोशिका विज्ञान का करेंगे, जिसमें अपना सबसे पहला टॉपिक होगा सेल या कोशिका। छोटी क्लासों में मोस्टली आपने पढ़ा होगा कोशिका क्या होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, या
ऐसा बोल सकते हैं कि लाइफ की स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट होती है। कौन होती है? कोशिका होती है। तो कभी जानने की कोशिश की है कि जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों बोलते हैं? ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से ये वर्ड दिया गया है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं? क्योंकि आपको इस नाम से ही पता चल रहा है कि जीवों की ये संरचना बनाने का काम करती है। अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म बना है, एक जीव बना है, तो वो कोशिका से बना है। किससे बना है? कोशिका से बना है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, वो किससे बनेगा? कोशिका से। मतलब ये बोल सकते हैं यह जीवों की संरचना बनाती है। यह है जीवों की संरचना बनाती है। हमेशा याद रखिएगा, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करती है? जीवों की संरचना बनाती है। इसको समझने के लिए अपन देखते हैं। देखो, मैं इधर की तरफ एक सेल बना रहा हूं। एक सेल है, ठीक है ना, ये सेल है, इसका नाम मैं सेल दे रहा हूं, सेल, ठीक है ना, या कोशिका बोलते हैं इसे। तो मैंने एक शब्द और लिया था इतनी देर, टिश्यू। कौन सा शब्द लिया था? टिश्यू शब्द लिया था। और टिश्यू का मतलब है कोशिकाओं का समूह था। एक अकेली कोशिका थी और इस कोशिका ने मिलकर क्या बनाया? एक समूह बनाया, जिसका क्या नाम दिया गया था? जिसका टिश्यू नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया? टिश्यू नाम दिया। तो मैंने बोला था कि कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। ये सेल है, सेल ने मिलकर किसका निर्माण किया? टिश्यू का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? टिश्यू का निर्माण किया। अब आपको ये भी पता होगा, बहुत सारे टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बहुत सारे टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो याद रखना, टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? अंग का निर्माण करेंगे, जिसे ऑर्गन बोलते हैं। और अंग कुछ भी हो सकता है। आपने पढ़ा होगा अंग कौन कौन से होते हैं। मोस्टली अंग की अपन बात करें तो हार्ट अंग हो सकता है। कौन है? हार्ट। अपन बात करें किडनी अंग हो सकता है, किडनी अंग हो सकता है। लिवर अंग हो सकता है, लिवर की बात करें ये भी क्या हो सकता है? अंग हो सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का मतलब होता है छोटी आंत्र, ठीक है ना। इंटेस्टाइन की बात करें तो ये भी ऑर्गन है। इसके अलावा स्टमच की बात करें, ये भी क्या होता है? ऑर्गन होता है। ये सारे के सारे किससे बने हैं? अंग से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं? अंग से मिलकर बने हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी है, जैसे पेनक्रियाज, पेनक्रियाज जिसे अग्नाशय के नाम से जाना जाता है। ये क्या होगा? अंग होगा। तो आपने देखा अकेली कोशिका थी तो कोशिका कहलाई। बहुत सारी कोशिकाओं ने समूह बनाया तो क्या बना? उत्तक बना। और बहुत सारे उत्तकों ने मिलकर किसका निर्माण किया? ऑर्गन का निर्माण किया या अंग का निर्माण किया। अंग का निर्माण किया। और अंग अब देखते हैं क्या बनाता है। अंग आगे चलकर अंग तंत्र का निर्माण करता है। अंग आगे चलकर किसका निर्माण करता है? अंग तंत्र का निर्माण करता है, या इसे ऑर्गन सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑर्गन सिस्टम के नाम से जानते हैं अंग तंत्र। आपने बहुत सारे तंत्र के बारे में देखा भी होगा कि अंग मिलकर किसका निर्माण करता है? अंग तंत्र का निर्माण करता है। जैसे आप इसे समझने की कोशिश कर सकते हो, जैसे हार्ट, किडनी, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमच और पेनक्रियास, ये सारे मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करेंगे तो उसे ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा कि पाचन तंत्र, कौन सा? पाचन तंत्र या डाइजेशन सिस्टम भी बोलते हैं इसे। इंग्लिश में किस नाम से जाना जाएगा? डाइजेशन सिस्टम के नाम से जाना जाएगा, डाइजेशन सिस्टम। दूसरी बात करें, अपने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन सिस्टम या श्वसन तंत्र। कौन सा? श्वसन तंत्र, या इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे पढ़े होंगे, जैसे उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र। इसे एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। दूसरी बात, और भी तंत्र पढ़ा होगा आपने, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र भी बोलते हैं इसे, जनन तंत्र। इसे किस नाम से जाना जाएगा? जनन तंत्र के नाम से। तो अपने यही पढ़ा है कि अकेली कोशिका थी, कोशिका ने मिलकर किसका निर्माण किया? टिश्यू का निर्माण किया। कोशिका ने मिलकर किसका निर्माण किया? टिश्यू का। और टिश्यू मिलकर किसका निर्माण करता है? अंग का निर्माण करता है। और अंग
आगे चलकर किसका निर्माण करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, और अंग तंत्र आगे चलकर बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है। किसका फॉर्मेशन कर देता है, बॉडी का निर्माण कर देता है, जिसे अपन शरीर बोलते हैं। तो मैंने बोला था कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है, क्योंकि ये क्या कर रही है, ये कोशिका ही आगे चलकर किसका निर्माण कर रही है, शरीर बना रही है। किसका निर्माण कर रही है, शरीर का निर्माण कर रही है, बॉडी का निर्माण कर रही है। इसीलिए बोला जाता है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। एक बार और देख लेते हैं। कोशिका ने मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन किया, और टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन किया, और ऑर्गन मिलकर किसका, ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, और ऑर्गन सिस्टम आगे मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। कैसी इकाई बोलते हैं, जीवन की संरचनात्मक इकाई बोलते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं जीवन की क्रियात्मक इकाई की। जितने भी किसी जीव के मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है या उपापचयी जितनी भी क्रिया होती है, जितनी भी जैविक क्रिया होती है, वो सारी की सारी कोशिका करती है। क्या करती है, कोशिका करती है। जैसे श्वसन की बात करें तो श्वसन ही कोशिका करेगी, श्वसन कोशिका करेगी। और दूसरी बात करें, एनर्जी का फॉर्मेशन करना है। जितना भी अगर सेल के अंदर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी बना रही है, वो सारी की सारी कौन कर रही है, कौन कर रही है, कोशिका निर्माण कर रही है। उस एनर्जी का निर्माण कौन करेगा, कोशिका करेगी। कौन करेगी, कोशिका। और आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर एनर्जी के रूप में एटीपी पाई जाती है। एटीपी एनर्जी की फॉर्म होती है, जिसे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि ये जीवन संरचना बनाती है और जीवों के जैविक कार्य को कंप्लीट करती है, जिसकी वजह से कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब बात करते हैं कि अपने देखा है कि कोशिका को किस नाम से जाना गया, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई के नाम से जाना था। अब अपन थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कोशिका की, कि क्या इतिहास रहा है, कोशिका के बारे में किसने क्या डिस्कस किया था, कोशिका के बारे में किस वैज्ञानिक ने क्या बताया था। तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। और उसको जानने के लिए अपन को सबसे पहले कोशिका की डिस्कवरी की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं, इसकी खोज की बात करते हैं। खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में पूछा जाता है। तो डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। कौन से साइंटिस्ट ने की, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। और ये 1665 में की थी। कब की थी, 1665 में की थी। अब ये जो साइंटिस्ट था ना, इसने सबसे पहले डेड सेल को देखा था। कैसी कोशिका को देखा, डेड सेल को देखा, मरी हुई कोशिका को देखा था। और एक बात और बता देता हूँ, ये सेल है ना, ये सेला शब्द से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, सेला शब्द से मिलकर बना होता है, और जिसका मीन्स होता है होलो कैविटी। होलो कैविटी, कैविटी या खोखली गुहा के नाम से भी जानते हैं। खोखली गुहा, अंदर से खोखली होती है। ठीक है ना। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल को खोजा था, और उसने एक नाम दिया था इस सेल को, जिसे कॉर्क बोला था। क्या बोला था, कॉर्क कहा था। और ये जो सेल थी वो पेड़ के छाल की थी, जिसका मीन्स कॉर्क होता है ना, इसका मीन्स पेड़ की छाल होता है। तो पेड़ की छाल में देखा था। कहाँ पर देखा था, पेड़ की छाल में देखा था कोशिका को। कहाँ पर देखा, पेड़ की छाल में। कौन सी कोशिका को, मर्त कोशिका को देखा था। किसने देखा, रॉबर्ट हुक ने देखा था। ठीक है ना, कैसी कोशिका थी, रॉबर्ट हुक ने मर्त कोशिका को देखा। ठीक है ना। और इसके बाद में ये रॉबर्ट हुक है, इसने इस कोशिका की खोज करने के बाद में इस चित्र को अपनी एक पुस्तक प्रकाशित किया था। नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था, माइक्रोग्राफिया नाम था। हमेशा याद रखिएगा, कौन सी पुस्तक में प्रकाशित किया था, माइक्रोग्राफिया में। किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। अब अपन बात करते हैं, अपन ने ये पता तो कर लिया कि डेड सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। अब लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया होगा, तो लिविंग सेल की अगर अपन बात करें, जीवित कोशिका की अगर बात करें, तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। कौन नाम था, एंटोनी वॉन, या अपन बोल सकते हैं लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था, लिविंग सेल या जीवित कोशिका को। इसकी खोज एंटोनी वॉन
वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। और ये जो सेल्स थी, कौन कौन सी सेल देखी थी इस वैज्ञानिक ने? इसने आरबीसी को देखा था, आरबीसी को देखा था, और स्पर्मेटोजोआ को देखा था, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ना, स्पर्मेटोजोआ बोल सकते हैं, या शुक्राणु कोशिका को देखा था, शुक्राणु कोशिका को इसने देखा था, आरबीसी को देखा था। इसके अलावा कुछ अन्य भी सेल्स थी जिसको इसने देखा था। तो आपको इतना याद रखना है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके बाद में एक टर्म्स और आती है, आपने कभी न्यूक्लियस का नाम सुना होगा। न्यूक्लियस जो सेल के अंदर होता है और सेल का कंट्रोलर होता है, कोशिका का नियंत्रण न्यूक्लियस को कहते हैं, या इसे केंद्रक के नाम से जाना जाता है, केंद्रक के नाम से जाना जाता है। और इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन के नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और ये 1831 में की थी, 1831 के अंदर खोजा था इसको। कब खोजा था? 1831 के अंदर खोजा था। ये कोशिका का इतिहास रहा है। इसके अंदर अपन ने देखा कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। मधुमक्खी के छत्ते के समान थी, अंदर से खोखली थी, पेड़ की छाल में देखा था, कॉर्क नाम दिया था, और 1665 में खोजा था। और उसने अपनी जितने भी कोशिका के जो चित्र थे उसको माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। उसके बाद में अपन ने देखा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक ने की थी। और अपन बात करें केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये इस कोशिका का इतिहास रहा है आज तक। तो बाकी का अपन कल के लेक्चर में करेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।